पास करता है, बीए पास करता है, बीएससी पास करता है, टेट करता है, सुपर टेट पास करता है, पीएचडी भी कर लेता है और फिर सरकार को कहता है कि हमने आपकी यूनिवर्सिटी से डिग्री ले लिया है, अब आप हमारे हाथ को काम दे दो। जब इस देश का नौजवान सरकार को कहता है कि हमारे हाथ को काम दे दो, तो इस प्रदेश की सरकार, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, इन नौजवानों के हाथ को काम नहीं देती, बल्कि लाठीचार्ज करती है और नौजवानों का हाथ पैर तोड़ने का काम जरूर करती है। तो इस देश में चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो या फिर नौजवान हो, हालात अच्छे नहीं है, हालात बहुत ज्यादा खराब है। और इस देश में जो महिलाएं हैं और खास तौर से उत्तर प्रदेश में, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे उन्नाव का मामला हो, या फिर जौनपुर का मामला हो, या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर महिलाओं के ऊपर अन्याय और अत्याचार पिछले 5 साल में हुए हैं। इतना ही नहीं, पंचायत चुनाव में महिला को नॉमिनेशन तक नहीं करने दिया जाता और उसकी साड़ी तक खींची जाती है। इतना ज्यादा उत्तर प्रदेश की इस सरकार में इतना ज्यादा महिलाओं का अपमान हुआ है। तो साथियों, हम लोगों को समझने की जरूरत है कि देश के हालात जो है, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की बात हो, चाहे किसान, मजदूर, नौजवान, महिला की बात हो, सभी के हालात इस देश में खराब हैं। इसलिए देश में परिवर्तन की जरूरत है। वैसे हम लोग हर 5 साल में सरकार बदलने का काम करते हैं। कभी कहते हैं इसको जिता दो क्योंकि इसको हराना है, कभी कहते हैं इसको हरा दो क्योंकि इसको जिताना है। आज हम लोग आजादी के 74-75 साल में हर 5 साल बाद जिताने और हराने के नाम पर वोट देने का काम करते हैं। हर 5 साल बाद हम लोग जाति धर्म के नाम पर भी वोट डालने का काम करते हैं और इसी वजह से हमारी समस्याओं का कोई समाधान होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए अगर हम लोगों को परिवर्तन करना है तो हम लोगों को इन बातों को समझने की जरूरत है, क्योंकि 2014 में भी हम लोगों ने हराने के नाम पर और जिताने के नाम पर वोट दिया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम तो काला धन वापस लाएंगे और हर खाते में 15-15 लाख रुपया भेजने का काम करें। हमारे लोगों ने सोचा कि नरेंद्र मोदी जी नेता नहीं है, ये तो कोई महात्मा आदमी आ गया। नेता जो होता है, नेता कभी भी पूंजीपतियों का पैसा निकालकर लाने की बात नहीं करता। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो नरेंद्र मोदी जी अमीरों का धन लाएंगे, भ्रष्ट अधिकारियों का धन लाएंगे, भ्रष्ट नेताओं का धन लाएंगे, काला धन लाएंगे और काला धन ला करके वो गरीबों में 15-15 लाख देने का काम करेंगे। हमारे लोग बहुत खुश थे और हमारे लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए और जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो एक दिन टीवी पर आए और जब टीवी पर आए रात को 8 बजे कहा भाइयों बहनों, तो हमारे लोग खुश हो गए। हमारे लोगों को लगा कि 15-15 लाख तो अब मिलने वाला है। तो हमारे लोग टीवी के नजदीक जाकर के बैठ गए और टीवी देखने लगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा भाइयों बहनों, आज से 500 और 1000 के नोट बंद किए जाते हैं। मतलब काला धन नहीं लाया, नोटबंदी लाई। हमारे लोग सोचे कि मोदी जी काला धन लाने वाले हैं, तो हमारे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह नोटबंदी क्यों कर दिया। तो आरएसएस बीजेपी वालों ने कहा ये नोटबंदी इसलिए कर दिया कि जो काला धन के रूप में जो पैसा है, वो पैसा भ्रष्ट अधिकारियों के पास में 500-1000 के नोट में है, ये भ्रष्ट नेताओं के पास में 500-1000 के नोट में है, ये भ्रष्ट व्यापारियों के पास में 500-1000 के नोट में है। तो अगर ये नोटबंदी हो जाएगी तो जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट नेता हैं, वो सारे के सारे लाइनों में, बैंकों में लग जाएंगे। और जैसे तुम गरीब होकर ठेला चलाने का काम कर रहे हो, तुम गरीब होकर के रिक्शा चलाने का काम कर रहे हो, तुम गरीब होकर के छोटे काम कर रहे हो, वैसे ही भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी भी आकर तुम्हारे बराबर में ठेला रिक्शा चलाने का काम करेंगे। हमारे लोग बहुत खुश थे। लेकिन एक भी भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट उद्योगपति, पूंजीपति, व्यापारी लाइन में नहीं लगा। लाइन में अगर नोटबंदी में कोई लगा तो सारे के सारे गरीब लोग लाइन में लगने का काम किए और केवल लाइन में ही नहीं लगे, लाइन में लग करके मर भी गए। तो साथियों, हम लोगों को समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से हमारे लोगों के साथ में धोखाधड़ी। एक दिन फिर रात में टीवी पर आ गए मोदी जी और टीवी पर आ गए। हमारे लोग फिर उम्मीद में आ गए कि लग रहा है इस बार 15-15 लाख आ जाएगा
और जब फिर मोदी जी टीवी पर आ गए तो हमारे लोगों फिर टीवी के पास में बैठ गए। फिर मोदी जी ने कहा भाइयों बहनों, हमारे लोगों ने सोचा बस 15-15 लाख डालने की घोषणा ही होने वाली है, लेकिन फिर मोदी जी ने घोषणा किया आज से जनता कर्फ्यू शुरू किया जाता है। अब हमारे उत्तर प्रदेश के लोग, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है ये रोजगार देने में विफल है, इसलिए जो उत्तर प्रदेश के हमारे लोग हैं वो कोई दिल्ली में जाता है रोजगार के लिए, कोई बॉम्बे में जाता है रोजगार के लिए, कोई लुधियाना में जाता है रोजगार के लिए, कोई हरियाणा में जाता है रोजगार के लिए। देश के अलग अलग हिस्सों में दक्षिण भारत तक, तेलंगाना और कर्नाटका तक हमारे लोग जाकर के रोजगार की तलाश में जाते हैं। तो जब अचानक जनता कर्फ्यू और फिर लॉकडाउन मोदी जी ने घोषित कर दिया तो हजारों किलोमीटर पैदल किसान मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। दुधमुहे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाओं तक को पैदल चलना पड़ा। भारत के विभाजन के बाद ऐसी त्रासदी भारत के इतिहास में दोबारा कभी नहीं देखी गई थी जो मोदी के समय में देखी गई। ट्रेनों में महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया और इतने ज्यादा ये लोग निर्दयी हैं कि जब हमारे जैसे, आपके जैसे कुछ लोग ये सोचते थे कि जो हजारों किलोमीटर चल के पैदल आ रहे हैं उनको बिस्किट का पैकेट दिया जाए, उनको एक बोतल पानी दिया जाए, तो योगी की जो पुलिस है वो बिस्किट का पैकेट देने वाले को भी डंडे मारती थी और जो बिस्किट लेना चाहते थे, खाना चाहते थे, जो भूखे चल रहे थे हजारों किलोमीटर, उनको भी डंडे मारने का काम करती थी। तो साथियों, इतना बड़ा अन्याय और अत्याचार इस सरकार में हमारे लोगों के ऊपर में हो रहा है। इतना ही नहीं है, मोदी जी ने एक बात और कही थी। मोदी जी ने कहा था हम पिछड़ी जाति और हम नीच जाति के हैं और हम चाय बेचने वाले हैं। तो हमारे लोगों ने सोचा कि मोदी जी पिछड़ी जाति के, मोदी जी नीच जाति के हैं और चाय भी बेचने वाले हैं, इसका मतलब मोदी जी अपने आदमी हैं। अगर मोदी जी को हम देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो पिछड़े वर्ग के लोगों ने मोदी जी को पिछड़ा समझ करके देश का प्रधानमंत्री बनाने का प्लान बनाया, लेकिन मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने पिछड़ों के समर्थन से, पिछड़ों से वोट से। तो पहले उनका नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री बन गए तो नारा बदल गया और फिर नारा हो गया सबका साथ, अडानी अंबानी का विकास, बाकी सबका सत्यानाश। ये नारा बदल गया और जब ये नारा बदल गया तो पिछड़ों के साथ में बहुत बड़ी धोखेबाजी हो गई। 314 पिछड़े वर्ग के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे उनकी नियुक्ति को नरेंद्र मोदी ने रोक दिया। पिछड़े वर्ग के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी, पिछड़े वर्ग को बजट में कोई पैसा नहीं दिया और आरएसएस के कहने पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगा दिया कि हम ओबीसी की गिनती नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, मुखौटा है, क्योंकि आरएसएस के ब्राह्मणों ने सोचा कि ब्राह्मण का चेहरा दिखा करके हम पिछड़े वर्ग के लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकते। इसलिए एक ओबीसी को मुखौटा बनाने का काम, नरेंद्र मोदी को मुखौटा बनाने का काम आरएसएस के लोगों ने करने का काम किया और मोदी के हाथों से ही ओबीसी का सत्यानाश करवाने का कार्यक्रम भी बड़े पैमाने पर आरएसएस बीजेपी के द्वारा चल रहा है। ये जो साजिश देश में चल रही है, इस साजिश को भी हम लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। आज की तारीख में जो नरेंद्र मोदी जी कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, आज जो नरेंद्र मोदी जी रेलवे बेच रहे हैं, बीएसएनएल बेच रहे हैं, इंडियन ऑयल बेच रहे हैं, भारत पेट्रोलियम बेच रहे हैं, सारे के सारे जो सरकारी संस्थान है, पब्लिक अंडरटेकिंग के संस्थान है, उन सब को बेच रहे हैं, एयरपोर्ट से लेकर के रेलवे स्टेशन से लेकर के। और जो कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, उन्होंने लाल किले को भी गिरवी रखने का काम किया। इतना ज्यादा सारा बेचने का काम कर रहे हैं और जब ये सारा बिक रहा है तो केंद्र सरकार ने लोकसभा के अंदर जवाब दिया कि हम लोग जहां निजीकरण हो रहा है वहां रिजर्वेशन नहीं दे पाएंगे, रिजर्वेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि फूले साहू अंबेडकर पेरियार ने जो लड़ाई लड़ करके हम लोगों को, जो त्याग बलिदान करके हम लोगों को संविधान में प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया, आरक्षण का अधिकार दिया, वो अधिकार भी खत्म किए जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों को सतर्क होने की जरूरत है और इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने की जरूरत है। 2017 का चुनाव आया, 2017 के चुनाव में आरएसएस के लोगों ने योगी आदित्यनाथ का चेहरा आगे नहीं किया।
बल्कि केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा आगे किया और कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में हम चुनाव जीतते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए। केशव प्रसाद मौर्य जी आपके कौशाम्बी जिले के ही हैं और उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया। पिछड़े वर्ग के लोगों ने सोचा कि एक पिछड़े वर्ग को तो देश का प्रधानमंत्री बना दिया, तो एक दूसरे पिछड़े वर्ग को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाने का मौका है। तो पिछड़े वर्ग के लोगों ने बीजेपी के लोगों को वोट दे दिए और जब बीजेपी चुनाव जीत गई तो चुनाव जीतने के बाद केशव प्रसाद मौर्य को उप बनाकर चुप कर दिया और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। और योगी आदित्यनाथ जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए तो सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर पिछड़े वर्ग के लोगों, सबसे ज्यादा हत्याएं पिछड़े वर्ग के लोगों की हुई। कौशाम्बी उप मुख्यमंत्री जी का जिला है केशव प्रसाद मौर्य जी का, वहां कुशवाहा की हत्या हुई। प्रतापगढ़ में पटेलों के घर जलाए गए, पटेलों की हत्याएं हुई। बलिया में पाल बिरादरी के व्यक्ति को प्रशासन, पुलिस, एसडीएम के सामने गोली मार दिया गया। ये केवल 2-3 उदाहरण नहीं है, ऐसे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर उदाहरण मौजूद हैं। सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर, सबसे ज्यादा हत्याएं पिछड़े वर्ग के लोगों की हुई। एक बात और पिछड़े वर्ग के लोगों को समझाई गई थी कि अखिलेश की सरकार होती है तो सारी नौकरियां यादव को मिल जाती है, इसलिए बीजेपी की सरकार बनाओ तो सारी नौकरियां दूसरे बैकवर्ड के लोगों को मिलेगी। लेकिन आप उठाकर मामला देख लो, चाहे गोरखपुर यूनिवर्सिटी का मामला उठाकर देख लो, चाहे बाधा यूनिवर्सिटी का मामला उठाकर देख लो, चाहे एपीआई की नियुक्तियों का मामला उठाकर देख लो, चाहे प्रिंसिपल की जो भर्ती हुई वो लिस्ट उठाकर देख लो, या 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला देख लो। हर जगह पिछड़ों के साथ में, शेड्यूल कास्ट के साथ में बड़े पैमाने पर आरक्षण घोटाला किया गया है। तो ये पिछड़ों के समर्थन से बनी सरकार पिछड़ों के ही खिलाफ में सारा काम करने का काम कर रही है। और इतना ही नहीं, मैं उत्तर प्रदेश में परिवर्तन यात्रा पर था तो मुझे किसान मिले। किसानों को मैंने पूछा कि कैसा चल रहा है। किसानों ने कहा इस सरकार में बहुत बुरे दिन आ गए। हमने कहा क्या बुरे दिन आ गए हैं? कहा खाद का रेट बढ़ गया, बीज समय पर नहीं मिल रहा है, खाद की किल्लत है। यहां तक तो ठीक था। योगी ने इतने साढ़ छोड़ दिए हैं कि योगी के जो साढ़ है वो किसानों की फसलों को खाने का काम कर रहे हैं और रात को 2-2 बजे तक योगी के साढ़ों को किसानों के खेतों से भगाना पड़ता है किसानों को। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात हैं वो हालात कोई ठीक नहीं है। बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और महिलाओं के ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार उत्तर प्रदेश के अंदर भी हो रहा है। इसलिए बड़े पैमाने पर हम परिवर्तन की जरूरत है। अब जब बीजेपी, योगी और मोदी ने कोई काम नहीं किया बैकवर्डों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, तो अभी उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। जब बताने के लिए कुछ नहीं है तो हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई करवाना चाहते हैं और वो हिंदू मुस्लिम कहते रहते। पिछड़े वर्ग के लोगों को याद रखना चाहिए, अगर वो हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई में शामिल होंगे तो सबसे बड़ा नुकसान पिछड़े वर्ग के लोगों का होगा। 1992 में जब मंडल कमीशन का मामला आया था, 52% को 27% रिजर्वेशन मिला था, 27% में क्रीमी लेयर लगा था और मंडल कमीशन की 40 सिफारिशें थी, 40 में से केवल 1 सिफारिश लागू की गई थी, बाकी सिफारिशें लागू नहीं हुई थी। अगर ओबीसी के लोग उस समय जागृत होते तो वो देश की संसद को घेर लेते और कहते 52 को 52 जब तक नहीं मिलेगा तब तक संसद के अंदर न किसी को जाने देंगे न बाहर आने देंगे, और 52 को 52% मिल गया होता। लेकिन आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने सोचा कि पिछड़ों को उनका हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, इसलिए पिछड़ों को हिंदू और मुसलमान की लड़ाई में फंसाने का काम किया। विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीर तोगड़िया को आगे किया और आगे करके जिनको संसद घेरना चाहिए था उनसे बाबरी मस्जिद घेरवा दिया और बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को गिरवाने का काम किया। बाबरी मस्जिद गिर गई। हमने अपने मंडल कमीशन की लड़ाई नहीं लड़ी। अगर मंडल की लड़ाई पिछड़े वर्ग के लोग लड़ते तो लाखों नौकरियां मिली होती। मंडल की लड़ाई नहीं लड़ी, कमंडल की लड़ाई लड़ी तो आज मंदिर बन रहा है, मंदिर का ट्रस्ट भी बनाया गया, मगर एक भी पिछड़े वर्ग के आदमी को उसमें नहीं रखा गया।
हमने कहा दूसरे पिछड़े वर्ग के लोग अच्छे नहीं होंगे, लेकिन विनय कटियार तो उस लड़ाई में शामिल थे। कल्याण सिंह ने तो उस लड़ाई के लिए अपनी सरकार गंवा दिया और जेल तक गए। उमा भारती उस लड़ाई में शामिल थी, प्रवीण तोगड़िया उस लड़ाई में शामिल थे। कम से कम ये तो अच्छे हैं, तुम्हारी पार्टी के हैं, इनको ही ट्रस्ट में रख लेते, लेकिन एक भी पिछड़े वर्ग के आदमी को ट्रस्ट में नहीं रखा। इसका मतलब ये है पिछड़े वर्ग का इस्तेमाल करो और फेंक दो, ये इनकी नीति है। तो पिछड़े वर्ग के लोग 3 समय पर हिंदू होते हैं। जब बीजेपी को वोट देना हो तब बढ़िया वाले हिंदू हैं, जब मुसलमानों से लड़ना हो तब बढ़िया वाले हिंदू हैं, और जब चंदा देना हो तब भी बढ़िया वाले हिंदू हैं। लेकिन जैसे अपनी गिनती की बात करेंगे, अपने हक हिस्से की बात करेंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे, तब हम हिंदू नहीं होते हैं।